Hello everyone. In the journey of preparation of competitive examination, today we are here with the topic compound interest. So in this video, we will be learning about what is compound interest, what is the difference between simple interest and compound interest, how to find compound interest, various formulas related to it, in various conditions, how we can compound it, and various questions which are asked in various competitive examination in the last few years. That all we will be learning in this video. So let's start with the topic that is your compound interest. So first of all, in the previous video that is of your simple interest, we have learned what simple interest is. जब हम किसी से मनी बोरो करते हैं या किसी को मनी लेंड करते हैं तो जितना मनी हमने बोरो किया दैट इज नोन एज योर प्रिंसिपल और द सम ऑफ द मनी। ये मनी जो हमने बोरो किया, इस मनी के बदले हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी भी देना होता है। सपोज हमने 1 लाख रुपीज बोरो किया किसी से, तो जब हम रिटर्न करेंगे तो इट वोंट बी 1 लाख रुपीज, इट विल बी समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग मोर देन 1 लाख। तो ये जो हम एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं, जो हमारी हेल्प हुई उसकी वजह से, तो उस एक्स्ट्रा मनी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट दो तरीके से कैलकुलेट होता है, वन इज योर सिंपल इंटरेस्ट, अनदर इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन कि ये जो भी टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है दैट इज ऑलवेज सेम। यानी यदि हमने डिसाइड किया कि हम जो कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट वो ईयरली करेंगे या फिर हाफ ईयरली करेंगे, तो इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सेम होता है। मतलब फर्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही सेकेंड ईयर के लिए भी होगा, वही थर्ड ईयर के लिए भी होगा। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए यदि हमने ईयरली डिसाइड किया है तो ईयरली, यदि हाफ ईयरली डिसाइड किया है तो हाफ ईयरली, ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो डिफरेंट होता है एवरी टाइम स्मार्ट पे। मतलब फर्स्ट यदि हाफ ईयरली हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ ईयरली के लिए जितना इंटरेस्ट होगा सेकेंड हाफ ईयरली के लिए उससे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या डिफरेंस है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है दैट इज योर 10,000 रुपीज। हमने 10,000 रुपीज बोरो किया और ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने इसको बोरो किया और हमने ये 2 इयर्स के लिए बोरो किया। जो टाइम ड्यूरेशन है वो हमारा 2 इयर्स है। तो जब हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वी हैव सीन दैट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का। तो यदि हम सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा, P इज योर 10,000 multiplied by R is your 10. Now we are calculating for 1 year, so it is 1 divided by your 100. ये कैंसिल हुआ, इट विल बी योर 1,000 रुपीज जो होगा वो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब यदि हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट द सिंपल इंटरेस्ट विल बी, क्योंकि फर्स्ट ईयर का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इस फर्स्ट ईयर के एंड पे यदि हम वापस से कैलकुलेट करें 1 ईयर के लिए, देन सिंपल इंटरेस्ट विल बी अगेन द सेम, दिस विल बी द P, दिस विल बी द R एंड दिस विल बी द T डिवाइडेड बाय 100। दैट मीन्स सेकेंड ईयर के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा हमारा, 1,000 ही आएगा। यानी 2 इयर्स की यदि हम बात करें तो 2 इयर्स में टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा दैट विल बी 1,000 पर प्लस 1,000, दैट इज योर 2,000 विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अब यदि है ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट ना करें और इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो फॉर द फर्स्ट ईयर जो भी हमने टाइम स्पैन डिसाइड किया है, यदि ईयरली किया है तो फर्स्ट ईयर के लिए, यदि हाफ ईयरली किया है तो फर्स्ट हाफ ईयर के लिए जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दैट विल रिमेन सेम। जो फर्स्ट ईयर के लिए जो भी हमारा शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन हमने डिसाइड किया है कैलकुलेशन के लिए, उस टाइम ड्यूरेशन के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर एनम की, मतलब ईयरली की, यानी फर्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के एंड पे जितना सिंपल इंटरेस्ट है उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा दैट विल बी योर 1,000। नाउ व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में सेकेंड ईयर के लिए जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे देन प्रिंसिपल विल नॉट बी योर 10,000। इस केस में क्या होगा, जो हमारे फर्स्ट ईयर जो इनिशियली जो हमारा प्रिंसिपल था और जो हमारा फर्स्ट ईयर का हमारा इंटरेस्ट आया, उन दोनों को हम ऐड करेंगे, दैट मीन्स 10,000 प्लस 1,000
11,000 will be the principal for सेकेंड ईयर इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमारे सेकेंड ईयर की कैलकुलेशन जब हम कर रहे थे तब भी प्रिंसिपल वॉज 10,000 ओनली. लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा सेकेंड ईयर की हम जब कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो इनिशियल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, हम इन दोनों को ऐड करेंगे एंड व्हाटसएवर द वैल्यू विल बी देयर दैट विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. यानी कि जो 11,000 हुआ दिस विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा? प्रिंसिपल इज योर 11,000 इंटू आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, एंड क्योंकि 1 ईयर का कैलकुलेट कर चुके हैं अब सेकेंड ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं तो टाइम ड्यूरेशन विल बी 1 ईयर ओनली डिवाइडेड बाय योर 100. These two are cancelled, so it is 1100 rupees. यानी कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स के लिए कितना हुआ? फर्स्ट ईयर के लिए इट वाज 1000, सेकेंड ईयर के लिए इट वाज 1100. So 1000 plus 1100, that is 2100 will be the compound interest for 2 years. यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया इट वाज 2000 और जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया it was 2100. So this is the difference between your simple interest and your compound interest. Simple interest throughout same रहता है लेकिन compound interest हमेशा इंक्रीज होता जाता है क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें जो प्रिंसिपल था उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी ऐड होके नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है. तो मतलब जो प्रिंसिपल है वो इंक्रीज होता जाता है फॉर एवरी फर्दर कैलकुलेशन. That's the reason there is difference between the simple interest for 2 years and for your compound interest for the 2 years for the same principal for the same rate of interest. Now, how to calculate your compound interest directly using the formula? When interest is compounded annually, यदि हम जो calculation कर रहे हैं वो annually कर रहे हैं, in that case amount will be P multiplied by 1 plus R over 100 raised to the power n. जहाँ पे A जो है वो अमाउंट है. अमाउंट मीन्स योर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. यहाँ पे हमारे पास सीधे अमाउंट की वैल्यू आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की नहीं. जैसे जब हमारा ये वाला फॉर्मूला था इसमें हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होके आता है. अमाउंट के लिए हम करते हैं प्रिंसिपल प्लस योर सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करते हैं और हमारा अमाउंट निकल कर आता है. लेकिन इस फॉर्मूले में डायरेक्टली अमाउंट कैलकुलेट होता है. So amount will be principal multiplied by 1 plus R over 100 raised to the power n, where R is your rate of interest per annum, P is the principal and n is your number of years. कितने साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है that will be shown by your n. n is number of years. This is the formula by which we can calculate the amount. अब यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो what we will be doing is compound interest will be amount minus प्रिंसिपल. जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग योर कंपाउंड इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज यदि हमें इंटरेस्ट कंपाउंड करना हो इंस्टेड ऑफ एनुअली वी हैव टू कैलकुलेट हाफ ईयरली. यदि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो हमारी जो फॉर्मूला होगी वो क्या होगा? फॉर्मूला होगा अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल 1 प्लस इंस्टेड ऑफ आर. आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है. यदि पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है तो हाफ ईयरली के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? इट विल बी योर आर बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 रेज्ड टू द पावर 2n. n क्या था? नंबर ऑफ ईयर्स था. यदि 1 ईयर है तो हाफ ईयर कितने होंगे उसमें? 2 हाफ ईयर्स हो जाएंगे. यदि 2 ईयर्स है तो 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे? इट विल बी 4 हाफ ईयर्स. तो n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स है. तो यदि n नंबर ऑफ ईयर्स है तो हाफ ईयर्स कितने होंगे? 2 into n हो जाएगा. So this will be the formula which we will be using for compounding interest half yearly. अब यदि हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट को हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना है, इन दैट केस व्हाट द फॉर्मूला विल बी? अमाउंट विल बी प्रिंसिपल 1 प्लस r raised upon 4 divided by 100 raised to the power 4n. अब यदि r रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, यदि 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी? 10 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2.5 विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड यदि 1 ईयर है, टाइम ड्यूरेशन इज 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे? इट विल बी 4 क्वार्टर्स. सो इट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट विल बी द 4. अगर 2 ईयर्स हैं तो 2 ईयर्स में कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे? दैट विल बी 8. सो फॉर्मूला फॉर कंपाउंडिंग योर इंटरेस्ट
quarterly will be P1 plus R over 4 divided by 100 raised to the power 4n. अब यदि टाइम जो है वो हमें फ्रैक्शन में गिवन हो, कंप्लीटली ऐसे नहीं गिवन कि इट इज 1 ईयर और 2 ईयर और 3 ईयर, इस तरीके से नहीं गिवन है. यदि हमें गिवन है कि जो टाइम ड्यूरेशन है इट इज योर 2 अपॉन से 3 ईयर्स, इतना ईयर्स है, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसमें क्या है, 2 क्या है, कंप्लीट ईयर्स है, और जो फ्रैक्शनल ईयर है दैट इज योर 2 अपॉन 3 ईयर्स. तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो अमाउंट विल बी P मल्टीप्लाइड बाय 1 plus R over 100 raised to the power 2. जो 2 complete years हैं उसके लिए तो हमने ले लिया P1 plus R over 100 raised to the power 2. अब जो ये remaining 2 upon 3 years है वो हम multiplication में लेंगे. Then 1 plus जो R है, R it is rate of interest for year, per annum it is. So अब हमें 2 upon 3 years के लिए चाहिए. So 2 upon 3 year के लिए it will be 2 upon 3 R upon 100. This will be the formula which we will be using for calculating amount if time is in fraction. जितना whole part है that will be, मतलब अगर 2 whole part है, 2 complete years हैं तो power will be 2 in this case, and whatsoever the remaining part is there of years in fraction that will be like this. So this will be the formula for calculating your compound, not compound interest, basically we are getting amount from here. Now when rates are different for different years, अब यदि rates ऐसा है कि फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R1 है, सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज R2, सपोज इट इज फॉर 3 years we need to calculate, and for third year your rate of interest is R3. In that case what will be the amount, what will be the formula which will be used for finding amount? So amount will be principal 1 plus R1 over 100 फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि ये एक ही ईयर के लिए है तो पावर विल बी 1 ओनली, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 over 100 for second year, 1 plus R3 over 100 for the third year, and if there are many more years then we can keep on multiplying it. So this is how we can find the amount if rate of interest are different for different years. So this is the formula, this is the basic concepts related to your compound interest. Now we will be seeing then how we can use this concept in solving various type of questions. Now let's understand how to use the concept of compound interest in solving various problems. So here is the first question. What is the least number of complete years in which a sum of money put out at 20% compound interest will be more than doubled? That means कितने years के अंदर जो आपका सम ऑफ मनी है, जो भी प्रिंसिपल है, वो 20% पर एनम पे यदि कैलकुलेट किया जाए कंपाउंड इंटरेस्ट तो वो मोर देन डबल हो जाएगा. मोर देन डबल हो जाएगा, दैट मीन्स अमाउंट विल बी डबल ऑफ योर प्रिंसिपल. सो फॉर्मूला वी नो दैट अमाउंट इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल 1 plus R over 100 raised to the power n, where n is your number of years, R is rate of interest per annum, P is the principal and A is the amount. अब जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का डबल हो जाएगा, दैट मीन्स A could be written as your 2 times of P also. It is equivalent to P 1 plus rate of interest is 20%, so it will be R will be 20 upon 100 and we have to find the value of n over here. So P से P cancel हुआ, this will be your 2 is equivalent to 1 plus 20 over 100. Here 0 cancelled. 2 upon 10 means it was your 0.2. 1 plus 0.2 raised to the power n. Or we can say 2 is equivalent to 1.2 raised to the power n. अब 1.2 raised to the power n इसकी वैल्यू मोर देन 2 होनी चाहिए. जो इसकी वैल्यू है वो मोर देन 2 होनी चाहिए. वो किस वैल्यू पर, n की किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू मोर देन 2 होगी. अब यदि हम 1.2 की पावर 1 रखें तो इट्स वैल्यू विल बी 1.2 ओनली. 1.2 की पावर 2 रखें, सो वी नो कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, दैट मीन्स इट्स वैल्यू विल बी 1.44 विच इज लेस देन 2 अगेन. अगर हम n की वैल्यू 3 रखें सो इट विल बी 1.2 रेज टू द पावर 3 और 12 का जो क्यूब होता है दैट इज 1728, यानी कि 1.2 का जो क्यूब होगा दैट विल बी 1.728. अगेन दिस वैल्यू इज लेस देन 2 ओनली. अब यदि n की वैल्यू हमने 4 रखा तो इट विल बी 1.2 रेज टू द पावर 4 और यदि 12 की पावर 4 करें तो इट्स वैल्यू इज 20736. दैट मीन्स 1.2 की पावर 4 विल बी
2.0736. दिस इज द वैल्यू, और ये जो वैल्यू है वो मोर देन 2 है, यानी कि n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ ईयर्स जो होगा दैट विल बी 4 ईयर्स. यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 4 ईयर्स के अंदर जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का मोर देन डबल हो जाएगा, बिकॉज इट इज कमिंग 2 पॉइंट समथिंग. दैट मीन्स योर अमाउंट विल बी मोर देन 2 times मोर देन डबल ऑफ योर प्रिंसिपल. Now the second question is, how much will rupees 10,000 amount to in 1 year's time at 4% per annum if interest is compounded once in 3 months? 3 months में कैलकुलेट हो रहा है, मतलब क्वार्टरली कैलकुलेट हो रहा है. तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल जो हमें गिवन है वो गिवन है 10,000 रुपीज. दिस इज द प्रिंसिपल. टाइम ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास है 1 ईयर. टी लिख सकते हैं या एन लिख सकते हैं. एन इज योर 1 ईयर, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज योर 4% पर एनम. अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है. अगर कैलकुलेशन जो हो रही है वो 3 मंथली हो रही है, यानी कि क्वार्टरली हो रही है. यदि क्वार्टरली हो रही है कैलकुलेट, सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, r/4 हो जाएगा. व्हाट द फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग, अमाउंट विल बी प्रिंसिपल 1 प्लस r/4 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर 4 टाइम्स ऑफ योर n. This will be the formula. Just now we have seen कि यदि हमें क्वार्टरली कैलकुलेट करना होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाती है, और जो टाइम ईयर्स के अंदर है वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल इज योर 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 4% पर एनम. तो यदि हम r/4 करेंगे, दैट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, इट विल बिकम 1/100. और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है. यदि 1 ईयर है तो क्वार्टर्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट विल बी, देयर विल बी 4 क्वार्टर्स. नाउ इफ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर, इट विल बी 1/100 मीन्स 0.01, or we can say 1 plus 0.01 raised to the power 4, or 10,000 multiplied by 1.01 raised to the power 4. अगर 1.01 raised to the power 4 को हम कैलकुलेट करेंगे, its value will be 1.0406, something nearby it only. So if we are going to keep this value, it is your 1.0406. So amount will be 10406 rupees will be the amount. अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, 10,406 हो जाएगा आफ्टर 1 year if calculation is being done quarterly. This is how we will be solving it. Now the third question is, if interest is being compounded half yearly. अब यदि half yearly हम compound interest calculate कर रहे हैं, then what sum will amount to 51,840 in 2 years at 40% per annum on compound interest. यहाँ पे हमें amount की value given है, principal find out करना है. तो हमें जो amount है वो given है ₹51,840. कंपाउंड करना है हमें हाफ ईयरली. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 40% पर एनम. हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी है हमें, तो हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है कि व्हाट द प्रिंसिपल विल बी. अब हमने देखा था कि जब हमें हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी होती है तो फॉर्मूला वी यूज इज A इज इक्वल टू P 1 प्लस r/2 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ योर टाइम. प्रिंसिपल हो गया, P, A अमाउंट हो गया, R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है. तो जब हाफ ईयरली के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम r/2 डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ योर n. n इज योर नंबर ऑफ ईयर्स. नाउ हाफ ईयरली कैलकुलेट करें तो इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ योर, व्हाटसएवर द नंबर ऑफ ईयर्स वाज. नाउ नंबर ऑफ ईयर्स हमें कितने गिवन है, 2 ईयर्स गिवन है. जो n की वैल्यू है वो हमें 2 ईयर्स गिवन है. सो फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा, अमाउंट इज गिवन टू यू एज 51,840. इट इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर की वैल्यू है 40, तो r/2 की कितनी हो जाएगी, इट विल बी 20/100. n की वैल्यू है 2 ईयर्स, so 2 into 2 will be your 4, power will be your 4. Now if we will be solving it further, 51,840 is equivalent to P, 0 0 cancel, 2/10 will be 0.2, 1 plus 0.2 raised to the power 4, or it will be P multiplied by 1 point plus 0.2 will be
1.02 raised to the power 4. Sorry, it is 1.2. 0.2 है, 1 plus 0.2 will be 1.2 raised to the power 4. Now 12 raised to the power 4, just now we have seen it is 20,736. So यदि 1.2 raised to the power 4 calculate करेंगे, this will be P multiplied by 2.0736. This will be the value of 1.2 raised to the power 4. Now what the value of P will be? P will be 51,840 divided by 2.0736. If we are going to divide these two, the value will be your 25,000 rupees. तो जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 25,000 रुपीज होगा। यदि इस प्रिंसिपल पे हाफ ईयरली हम कैलकुलेट करें 40% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसका अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा? 51,840 हो जाएगा। So this is how, using the formula, using the concepts of compound interest, we can solve various questions. Now let's understand some more type of questions related to the topic. So here is the fourth question. In how many years will rupees 40,000 amounts to rupees 46,656 at the rate of 8% per annum compound interest? See, principal over here is given to us as 40,000 और जो amount है वो हमें given है 46,656, ये हमें amount given है. Rate of interest given है 8% per annum. We have to find the time duration. कितने years में ऐसा हो जाएगा? तो principal 40,000 and amount is your 46,656. We know the formula is amount is equivalent to principal 1 plus r over 100 raised to the power n. This is the formula. We know that. अमाउंट की वैल्यू गिवन है हमें 46,656. इट इज इक्विवेलेंट टू प्रिंसिपल, दैट इज योर 40,000. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, सो इट इज योर 8 upon 100 रेज टू द पावर n. दिस विल बी द फॉर्मूला. अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर. तो ये आपका जो 40,000 है वो डिवीजन में चला जाएगा. सो दिस विल बी 46,656 डिवाइडेड बाय 40,000. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इट इज इक्विवेलेंट टू, यदि इसको सॉल्व करें तो 4 2s are 8 and 4 25 times. So 25 will be the LCM and 25 plus 2 will become 27. So this part will be 27 upon 25 raised to the power n. अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो बोथ आर डिविजिबल बाय 4. 4 1 is 4, 1 2 3 4 zeros. 4 1 is 4, 4 1 is 4, then 26, 4 5 24, 6 are 24, 4 6 are 24 and 4 4 is 16. Now again both are divisible by your 4. 4 2s are 8 and 4 5 is 20, 2,500. 4 2s are 8, then 3 4 9 is 36, 4 1 is 4, then 4 6 is 24. Again both are divisible by 4. 4 5 4 6 are 24, then 1 2 4 2s are 8 and 4 5 is 20, 625. It is again divisible by 4. 4 5 20, 4 6 24, 7 are 28, then 1 4 2s are 8 and 8 9 34, 9 is 36. So it is your 729 divided by 625. So this is your 729 divided by 625. It is equivalent to 27 over 25 raised to the power n. We know कि 27 का जो स्क्वायर होता है दैट इज योर 729 और 25 का स्क्वायर इज 625. यानी इस वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं? 27 upon 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं. इट इज इक्विवेलेंट टू 27 over 25 raised to the power n. अब यदि हम LHS और RHS को कंपेयर करें तो बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल बी इक्वल. सो वैल्यू ऑफ n विल बी योर 2 years. तो कितने टाइम ड्यूरेशन में आपका ये प्रिंसिपल इस अमाउंट में कन्वर्ट होगा? इट विल बी इन 2 years. Time duration will be 2 years. Now the next question is, a man invested some money in bank at 20% compounded annually and after 2 years received interest as 6,600. कुछ मनी था, मतलब प्रिंसिपल हमें गिवन नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% गिवन है, टाइम ड्यूरेशन 2 years गिवन है और हमें जो इंटरेस्ट है दैट इज गिवन टू यू एज 6,600.
तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ, एंड आफ्टर 2 years रिसीव्ड इंटरेस्ट एज 6,600. सो दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन टू अस. If the man invested double of principal in another scheme at 10% rate of interest compounded annually for 2 years, then find compound interest in the second scheme. Second scheme में compound interest क्या होगा यदि ये given conditions fulfill होती है तो, मतलब जो principal है वो पहले वाले principal का double हो जाए, rate of interest 10 हो जाए, time duration 2 years रहे, so what the compound interest will be. सो वी नो कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, अमाउंट में से यदि हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी विल बी गेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज योर P 1 plus R over 100 raised to the power n minus of P. अमाउंट का फॉर्मूला तो ये हो गया, माइनस ऑफ P करेंगे तो वी विल बी गेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट. यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, P हम दोनों में कॉमन ले सकते हैं, इट विल बी 1 plus R over 100 raised to the power n minus of 1. This will how we can get the value of your compound interest. Now अब हम पहला वाला कंडीशन पे आ जाते हैं. पहले वाले कंडीशन में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट 6,600 गिवन है, यानी कि इसकी वैल्यू 6,600 कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है. प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट कंडीशन में है 20, सो इट विल बी 20 over 100. टाइम ड्यूरेशन कितना गिवन है, 2 years गिवन है, सो इट विल बी 2 and then minus of 1. This is the equation which will be framed according to the condition given in the question. Now if we will be solving it further, it will be 6,600, it is equivalent to P, ये 0 से 0 cancel हुआ, it will become your 0.2, that is your 1.2 का square minus of 1. या तो हम इस तरीके से लिखें या फिर हम क्या लिखेंगे इसको, 10 LCM लिया, 10 plus 2 जो होगा वो 12 हो जाएगा, 12 upon 10 का स्क्वायर हो जाएगा. either that way we can write or this way we can write. so 1.2 का स्क्वायर, that means 12 का स्क्वायर is 144, 144 means 1.2 का स्क्वायर will be 1.44, so it will be P 1.44 minus of 1. Or we can say 6,600 is equals to P, it will be your 0.44, or we can say 44 upon 100 also. This could be written as your 44 upon 100 also. So what the value of P will be? From here, value of P will be 6,600 multiplied by 100 divided by your 44. Now 4 is 44, 6 is 66. Now 4 1 is 4, then 24 5 is 20. So value of P principal is your 15,000 rupees. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 को तो हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में जो प्रिंसिपल था दैट इज योर 15,000 रुपीज. अब जो सेकेंड कंडीशन है उसमें जो प्रिंसिपल है वो डबल है फर्स्ट कंडीशन से, यानी सेकेंड कंडीशन में जो प्रिंसिपल होगा दैट विल बी योर 30,000 रुपीज. Principal is 30,000 rupees. Rate of interest is 10% per annum. Time duration is 2 years. We have to find compound interest. तो second condition के लिए compound interest directly हम इस formula से find out कर सकते हैं. So compound interest will be, principal will be your 30,000. 1 plus R is your 10% per annum. Time is 2 years minus of 1. This will give you the compound interest for the second condition. Now here 1 0 1 0 cancelled. अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो इट इज योर 1 upon 10 ओवर हियर, तो 10 LCM हो जाएगा, या तो हम इसको सीधे सीधे 0.1 लिख दें तो ये 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. अदरवाइज व्हाट एल्स वी कुड डू इज 10 LCM लिया तो 10 plus 1 विल बी 11 upon 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय, हमने इसको लिया 11 upon 10 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 11 का स्क्वायर विल बी 121, 10 का स्क्वायर विल बी 100 माइनस ऑफ 1, दैट विल बी 100 LCM लिया, 121 माइनस 100 किया तो इट विल बी 21 डिवाइडेड बाय योर 100. 2 zeros cancelled, here 2 zeros, 3 1 is 3 and 3 2s are 6. So it is your 6,300 will be the compound interest if your principal is 30,000 at 10% per annum and for 2 years. So compound interest will be 6,300 rupees. This is how we can find it out. We can use this formula for finding compound interest. The next question is,
A sum of money becomes 3 times in 10 years at compound interest annually. In how many years will it become 81 times? प्रिंसिपल हमें कुछ नहीं गिवन है, टाइम ड्यूरेशन फर्स्ट कंडीशन में गिवन है कि 10 इयर्स का टाइम ड्यूरेशन है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है और जो आपका अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 3 टाइम्स हो रहा है. तो कितने इयर्स के अंदर वो जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 81 टाइम्स हो जाएगा. तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू P 1 plus R over 100 raised to the power n. This is the formula for finding amount. Here in the first condition, amount is 3 times of the principal. That means A could be written as 3 times of P. It is equivalent to P. Rate of interest is your rate of interest is even not given to us. Time duration is 10 years. It is given to us. So 1 plus R over 100 raised to the power your n is 10. This is given to us. Now P से P cancel हो गया तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गया आपका 1 plus R over 100 की पावर 10. ये हो गया 3 की वैल्यू. अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में ये 81 टाइम्स हो जाएगा. अगेन द सेम फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग. अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो आपका अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 81 टाइम्स हो रहा है. 81 तो हम ए को क्या लिखेंगे? 81 P लिखेंगे. P 1 plus R over 100. n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो P से P कैंसिल हो गया तो हो गया 81 की वैल्यू हो गई 1 plus R over 100 की पावर n. 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 raised to the power 4 लिख सकते हैं because 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 27 3s are 81. So 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 raised to the power 4 लिख सकते हैं. It is equivalent to 1 plus R over 100 raised to the power n. अब 3 की वैल्यू क्या है? 1 plus R over 100 की पावर 10 है. तो इस 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 plus R over 100 की पावर 10 लिख सकते हैं. तो फ्रॉम हियर 3 की जगह हमने लिखा 1 plus R over 100 की पावर 10 and because here power is 4 so whole raised to the power 4. It is equivalent to 1 plus R over 100 raised to the power n. Powers multiply हो जाएंगे. A raised to the power n whole raised to the power m will be A raised to the power n multiplied by m. So powers are going to be multiplied. It will be 1 upon R 1 plus R over 100 raised to the power 40. अब यदि हम LHS और RHS को कंपेयर करें तो बेसेस आर सेम सो पावर्स विल बी इक्वल. सो वैल्यू ऑफ L विल बी 40 इयर्स. दैट मीन्स 40 इयर्स के अंदर जो अमाउंट है वो जो आपका प्रिंसिपल है उसका 81 टाइम्स हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. सो हियर इज द 7th क्वेश्चन. A man invested rupees P each in 2 schemes A and B, and both his schemes offer compound interest as 10% per annum and 20% per annum for 2 years. If difference between interest received by the man is rupees 3,105, find the value of P. मतलब एक मैन ने सेम अमाउंट दैट इज सेम प्रिंसिपल P को इन्वेस्ट किया है 2 स्कीम्स में. एक स्कीम है A, एक स्कीम है B. और जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक तो मिल रहा है A में तो 10% पर एनम से मिल रहा है और जो B स्कीम है उसमें 20% पर एनम से मिल रहा है. तो जो उसने इन्वेस्ट किया है वो 2 इयर्स के लिए किया है दोनों ही स्कीम्स में. तो दोनों स्कीम में जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका जो डिफरेंस है वो मिल रहा है 3,105 का. तो इनिशियल प्रिंसिपल कितना था दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट. सो जस्ट नाउ हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट इज योर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाता है P 1 plus R over 100 raised to the power n minus 1. ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. कंपाउंड इंटरेस्ट यदि हम स्कीम ए की बात करें जो फर्स्ट कंडीशन है स्कीम ए, उस कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? इट विल बी P. जो प्रिंसिपल है वो आपका P हो गया. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम सो इट विल बी 1 plus 10 upon 100. It is for 2 years, so raised to the power 2 minus 1. This will be the compound interest for the scheme A. A scheme के लिए. तो अब इसको हम solve करेंगे तो it will be P 10 से 10 cancel हो गया. 10 will be the LCM. So 10 plus 1 will be your 11. So this is your 11 upon 10 whole square minus of 1. 11 का square करेंगे तो it will be 121. It is your P
121 over 100 minus of 1. अगर LCM लिया तो 100 will be the LCM. 121 minus 100 करेंगे तो it will be 21p over 100. This is the compound interest for your scheme A. अब यदि हम सेम कंपाउंड इंटरेस्ट स्कीम बी के लिए फाइंड आउट करें तो इट विल बी P 1 plus rate of interest is your 20% per annum for the scheme B. So it is your 20 upon 100 raised to the power 2 minus 1. This will be the compound interest for the second condition for the scheme B. Now again 0 0 cancelled. We could have cancelled 2 and 10 also, but over here because denominator is 100, so let it be 100 over here also. So what we will be doing is P 10 will be the LCM. So 10 plus 2 will become 12 upon 10 square minus of 1. 12 का स्क्वायर होता है 144, तो इसको हम लिखेंगे P 144 upon 100 minus of 1. LCM हो जाएगा आपका 100. 144 minus 100 करेंगे तो it will be 44p upon 100. This will be the compound interest for the second scheme, that is your B scheme. अब इन दोनों compound interest का जो difference है वो हमें given है 3105. So according to the question, 44p upon 100 minus 21p over 100 की वैल्यू हमें given है 3105. Now 100 will be the LCM. 44p minus 21p will be your 23p. It is equivalent to 3105. So what the value of p will be? 3105 multiplied by 100 divided by 23. If we are going to divide these two, 23, 1 is 23, then it is your 7 and 1, 8, 0, 23, 3, 3s are 9, no. So it will be 3 2s are 6, 3, 3s are 9, 3 2s are 6, 10 minus 9 will be 1, here it will be 1, that is 5, 5 3s are 15, 5 carry over 1, 5 to the 10, okay. So it is your 135 times. So principal will be rupees 13500. 13,500 was the principal for the scheme A also and for the scheme B also. This is how whatever was given to us, accordingly we have framed the equation and solved it for finding the value of the unknown. Now the next question is, if difference between the compound interest and simple interest on a sum of money in 2 years at 10% annual interest rate is 12, then find the amount. अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है यदि जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का किसी सम ऑफ मनी में, मतलब कुछ भी प्रिंसिपल है उस पे 2 इयर्स के लिए 10% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है इट इज योर 12 रुपीज. देन फाइंड द अमाउंट. नाउ हाउ वी विल बी डूइंग इट? सी, हमने इनिशियली कॉन्सेप्ट देखा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है. तो यदि हम फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करें तो फर्स्ट ईयर के लिए मतलब 1 ईयर ले रहे हैं, यानी टाइम की वैल्यू 1 ले लें तो इट विल बी योर PR अपॉन 100 हो जाएगा. सेकेंड ईयर के लिए भी जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो PR अपॉन 100 ही आएगा. मतलब सेकेंड ईयर के लिए भी जो इंटरेस्ट आया, क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए अगेन क्योंकि 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है तो सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तब भी हम टाइम ड्यूरेशन 1 ही लेंगे, तो इसके लिए भी आपका PR अपॉन 100 हो जाएगा. तो जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 2 ईयर्स के लिए, that will be addition of these two, PR over 100 plus PR over 100. So 2 times of PR over 100, even we can say 2 times of PR over 100. ये होगा 2 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट. लेकिन यदि हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की तो फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? इट विल बी इक्विवेलेंट टू योर सिंपल इंटरेस्ट ओनली. जो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो वही होगा जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है. तो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका PR अपॉन 100. अब ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा इट विल बी P प्लस योर PR अपॉन 100. जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा दैट विल बी योर P प्लस PR अपॉन 100. जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था वो आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा. दैट मीन्स इट विल बी P1 प्लस R अपॉन 100. ये आपका नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया. अब इस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी आ रही है
तो हमारा जो नेक्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट है वो तो PR/100 ही है। सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो किस प्रिंसिपल पे लग रहा है, इस प्रिंसिपल पे लग रहा है। तो दिस विल बी द P into R। T विल बी 1 ईयर ओनली, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, ये सेकेंड ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इट विल बी P into R into T will be 1 only, it is your R/100। दिस इज योर P एंड दिस इज योर R। ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल हो गया, ये R हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 करेंगे तो हमारे पास ये सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट आया हमारा, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 2 ईयर्स का। ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, ये हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल हमारा 2 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना हो गया। 2 ईयर्स का इंटरेस्ट हुआ हमारा PR/100 प्लस ये P into R/100 हम कर सकते हैं, तो ये भी हो गया PR/100 इन द ब्रैकेट 2 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो हमने ये PR/100 ले लिया, इसको लिखा PR/100 इन द ब्रैकेट 1 plus R/100। ये हमारा हो गया 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको हम सॉल्व करें तो इट विल बी PR/100 could be taken common, it is your 1 plus 1 plus R/100, or you can say PR/100 2 plus R/100। this will be the compound interest for 2 years। अब इन दोनों का डिफरेंस, ये 2 PR/100 ये आपका सिंपल इंटरेस्ट था, ये आपका PR/100 2 plus R/100 ये आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 ईयर्स का। इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो ये क्या हो गया 2 PR/100, इस 2 को मल्टीप्लाई किया PR/100 से, इस PR/100 को मल्टीप्लाई किया इस R/100 से, दैट विल बी प्लस PR स्क्वायर अपॉन 100 into 100, 1 2 3 4 zeros। ये हमारा 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये 2 ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर, सो इनका डिफरेंस हुआ 2 PR/100 प्लस PR स्क्वायर अपॉन दिस मच माइनस ऑफ 2 PR/100। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, दिस विल बी P और वी कैन से R/100 का स्क्वायर, इवन वी कैन से इट एज। तो दिस इज द फॉर्मूला कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका डेरिवेशन है, एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से ये पार्ट आया है। हमें जब हम सॉल्व करें एग्जाम में तो हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज योर 2 ईयर्स, सो द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट विल बी P multiplied by R over 100 raised to the power 2। अगर 2 ईयर्स है तो, इफ इट इज योर 3 ईयर्स सो दिस विल बिकम 3 लाइक दैट। तो जो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, उसको हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं। दिस इज हाउ वी हैव डिराइव्ड इट एंड दिस इज हाउ वी ऑब्टेन्ड इट। नाउ जो हमें दोनों का डिफरेंस दे रखा है वो 12 रुपीज का दे रखा है। जो दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, हमें 12 रुपीज का गिवन है, यानी इसकी वैल्यू हमें 12 गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी गिवन है, 10% गिवन है, सो इट इज P 10/100 का स्क्वायर हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, सो इट इज योर 12 इज इक्वल टू P अपॉन 1/10 का स्क्वायर, सो इट इज योर 100। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ P विल बी योर 1200 रुपीज। जो प्रिंसिपल था वो कितना था आपका, 1200 रुपीज का प्रिंसिपल था। This is how we can find the value of the unknown. This is the formula which we can use directly. कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो वैल्यू है, डिफरेंस की जो वैल्यू है, दिस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला फॉर 2 ईयर्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लास्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक। सो हियर इज द 9th क्वेश्चन। Nitin has rupees 1617 with him. He divided it amongst his sons Praveen and Rishi and asked them to invest it at 10% rate of interest compounded annually. It was seen that Praveen and Rishi got same amount after 17 and 18 years respectively. How much did Nitin give to Praveen? अब नितिन के पास 1617 रुपीज थे जो उसने डिवाइड किए अपने सन्स के बीच में, प्रवीण और ऋषि के बीच में, और उनको बोला 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कि कंपाउंड हो रहा है एनुअली, उस पर इन्वेस्ट करने के लिए।
अब देखा ये गया कि जो प्रवीण को जो भी अमाउंट मिला था, जो भी मनी दिया गया था और जो ऋषि को दिया गया था, तो जितना भी प्रवीण को 17 ईयर्स के बाद इंटरेस्ट मिला वो सेम था जितना ऋषि को मिला 18 ईयर्स के बाद। मतलब ऋषि को और प्रवीण को 17 और 18 ईयर्स के बाद दे गॉट द सेम अमाउंट। हाउ मच डिड नितिन गेव टू प्रवीण? तो नितिन ने प्रवीण को कितना दिया था यदि दोनों का ही अमाउंट सेम है। वन का, एक का प्रवीण का 17 ईयर्स के बाद और ऋषि का 18 ईयर्स के बाद। अब यदि हम ये अज्यूम कर लें कि प्रवीण को P अमाउंट दिया गया था, जो नितिन ने दिया प्रवीण को वो P रुपीस दिया, तो उसने ऋषि को कितना दिया? यदि प्रवीण को हम अज्यूम कर लें कि P रुपीस दिए गए तो ऋषि को कितना मिलेगा? ऋषि को मिलेगा 1617 माइनस P मिलेगा। टोटल जो था वो 1617 था। यदि प्रवीण को P दिया गया तो ऋषि को कितना मिलेगा? 1617 माइनस P का अमाउंट जो होगा वो मिलेगा ऋषि को। अब प्रवीण को तो मिला 17 ईयर्स के बाद जितना भी अमाउंट मिला वो ऋषि को 18 ईयर्स के बाद जितना अमाउंट मिला उसके इक्विवेलेंट है। तो अमाउंट यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो प्रवीण को यदि P मिला है तो 17 ईयर्स के बाद उसका अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट विल बी P 1 plus R over 100 raised to the power n. This is the formula. We know the formula for finding amount is this only. So प्रवीण के केस में यदि देखें तो प्रिंसिपल जो है उसका वो P ही है and rate of interest is your 10 and it is for 17 years. और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है ऋषि के अमाउंट के 18 ईयर्स के बाद। तो ऋषि के लिए प्रिंसिपल कितना है? इट इज योर 1617 माइनस P, ये तो हो गया प्रिंसिपल, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 plus R over 100 raised to the power 18. दिस इज द अमाउंट। ये प्रवीण का अमाउंट हो गया, इक्वल है ये ऋषि का अमाउंट हो गया। अब देखिए 1 plus 10 upon 100 की पावर 17 इधर है, 1 plus 10 upon 100 की पावर 18 इधर है। तो हम इसको 7 मतलब यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे केवल एक ही पावर बच जाएगी। अगर बेसेस आर सेम, इसको मैंने डिवीजन में लिया, बेसेस आर सेम, पावर्स आर गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड, सो हियर वी विल बी गेटिंग ओनली वन पावर। यहाँ से ये 17 वाला पार्ट हट जाएगा। सो दिस कुड बी रिटन एज P 1617 माइनस P, और ये बचा आपका 1 plus 10 upon 100 केवल। 1 plus 10 upon 100 की पावर जो 17 थी इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास केवल 1 पावर बच जाएगी। अब ये 0 से हमने 0 को कैंसिल किया, 10 LCM हुआ, 10 plus 1 हो गया आपका 11 upon 10। ये वाला पार्ट कितना हो गया? 11 upon 10 हो गया। तो दिस विल बी P is equals to 1617 minus P multiplied by your 11 by 10। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो हमने 11 upon 10 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस में 11 upon 10 को इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी P इक्विवेलेंट टू 1617 मल्टीप्लाइड बाय 11 upon 10 माइनस 11 P upon 10। ये 11 P upon 10 हम इधर ले लेंगे LHS में। सो दिस विल बिकम P plus 11 P upon 10, it is equivalent to this much of the figure. Now 10 will be the LCM, 10P plus 11P, 10P और 11P कितना हो जाएगा? 21P हो जाएगा। So this will be 21P over 10. It is equivalent to 1617 into 11 divided by 10. ये 10 से 10 cancel हो गया। What the value of P will be? P will be 1617 into 11 divided by your 21। ये 21 डिवीजन में चला जाएगा तो P की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1617 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 21। अब यदि इसको हम 3 से डिवाइड करें तो 3 7 is 21, 3 5 is 15, 1 3 3s are 9, 3 9 is 27, 7 7 is 49, 49 and 4 7 7 is 49, 77 multiplied by 11। So if we are going to multiply 77 and 11, 7 7 14, it will be your rupees 847। This will be the principal which is given to your Praveen। प्रवीण को कितना दिया गया था? P दिया गया था, और P की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 77 मल्टीप्लाइड बाय 11 आ रही है, दैट इज योर 847। तो जो प्रवीण को मनी दिया गया था दैट इज योर 847 का दिया गया था। Now the last question is the compound interest of rupees 6000 in 2 years
if rate of interest is 2.5% per annum for first year and 2% per annum for the second year will be compound interest हमें find करना है. Compound interest of ₹6,000 in 2 years. तो प्रिंसिपल जो हमें गिवन है वो 6,000 का गिवन है. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर के लिए यानी R1 की वैल्यू जो है वो 2.5% पर एनम है और R2 सेकेंड ईयर के लिए जो है वो 2% पर एनम है. 2 इयर्स के लिए कैलकुलेट करना है. सेकेंड ईयर विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा दैट वी हैव टू फाइंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो कि अमाउंट क्या होता है आपका P1 प्लस R1 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 ओवर 100. ये होता है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है. फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 है, सेकेंड ईयर के लिए R2 है, तो अमाउंट कितना होगा इट विल बी P1 प्लस R1 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस R2 ओवर 100. हमने इनिशियली देखा था दिस फॉर्मूला. So now keep the values. Principal is your 6,000. It is your 1 plus R1 is your 2.5 over 100. R2 is your 2 over 100. Now if I am going to remove this decimal, 0 will come over here. Now 25, 4 is 100, 40 times. So 40 LCM हुआ, 40 plus 1 will be 41. So it is your 6,000 multiplied by 41 over 40 multiplied by. अगर इसको हम करें तो 250 टाइम्स 250 टाइम्स इज 100. सो 50 प्लस 1 इट इज योर 51 ओवर 50 विल बी द 50 will be the LCM. So 50 plus 1 will become 51 over 100. Now if we are going to solve it further, 1 0 1 0 these two are going to cancel. Then 5 1 is 5, 5 2s are 10, 4 3s are 12. So if we will be multiplying it, 3 1 is 3, 4 3s are 12. So this is 3 multiplied by 41 will be 123 multiplied by 51. If we are going to multiply these two, so it is 123, 0 over here, 5 3s are 15, carry over 1, 5 2s are 10 and 1 11, again carry over 1, 5 1 is 5 and 1 6. So 3, 5 2 7, 2 6. It is your 6,273 will be the amount. So this is how we can find it out. Whatsoever is asked to us, we will be using the formulas accordingly and we will be solving it to find the value of your unknown. Hope it is clear to you that what compound interest is, how we can find the compound interest in various conditions. This is all from this topic. Soon we will be coming with the more topics related to your various competitive examination. Thank you.